इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी, जिसमें हम यही बात उठा रहे हैं कि टिड्डी दल का हमला और इससे बचाव। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर जेपी सिंह। आप जॉइंट डायरेक्टर हैं, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन एंड स्टोरेज, फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जेपी सिंह। ये जो टिड्डी दल का हमला है डॉक्टर सिंह, हम समझ सकते हैं कि ये अमूमन हर साल ही सीमावर्ती जिलों में हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत बड़ी तादाद में ये हमला हुआ है। इस बार आखिर ये हमला इतना खतरनाक ढंग से क्यों हुआ है? देखिए, जो इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे बड़ा हमला 1993 में हुआ था, जिसमें हमने 3,10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को हमने कंट्रोल किया था। और उसके बाद तब से पिछले साल हमने उससे बड़ा हमला देखा, जिसमें हमने 21 मई से लेके 2019 और 17 फरवरी 2020 के बीच में 4,04,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल जो राजस्थान, गुजरात और थोड़ा सा पंजाब में था, उसमें नियंत्रण कार्य चलाया था। और उसके बाद जबकि अमूमन ये हमला जुलाई महीने से हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये मानसून के साथ इसका हमला होता है। जैसा आपने बताया कि सीमा के उस पार से ये हमला होता है, पाकिस्तान और ईरान या सऊदी अरबिया, यमन से टिड्डियाँ इधर आती हैं। और कई बार जो पीछे से जो अफ्रीकी देश है, उसमें जैसा अभी वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हमला हुआ था। पूरा जो विंटर बीडिंग और जो स्प्रिंग बीडिंग में यहाँ पे भी हुआ, ईरान में हुआ, स्प्रिंग बीडिंग में पाकिस्तान में हुआ। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में पूरे साल टिड्डी का हमला बना रहा और उनके हर राज्य को इसमें ब्रीडिंग साइट्स बनती रही, ब्रीडिंग चलती रही। और उसकी वजह से अब वो सारा वहाँ पे जैसे जैसे वनस्पति सूख रही है, तो ये टिड्डी राजस्थान का रुख कर रही हैं। राजस्थान के बॉर्डर से गंगानगर से इसका हमला शुरू हुआ 11 अप्रैल से, और उसके बाद जैसलमेर और बाड़मेर से इसका तेजी से हमला हुआ। जी, ऐसे में डॉक्टर सिंह ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो हमला हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि हजारों हेक्टेयर की फसल को इसने प्रभावित किया है, लेकिन इसका नियंत्रण करने के लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है। तो जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने प्रभावी साबित हो रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 15 फॉर्मुलेशंस कीटनाशकों की तैयार की गई हैं कि इनको मारा जा सके। किस रफ्तार से, किस हद तक हम इन पर नियंत्रण पाने में फिलहाल सफल हो पाए हैं? जी, देखिए, इसमें भारत एक बहुत ही जिम्मेवार देश होने के नाते इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एफएओ के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है। हम साउथ वेस्ट एशिया कमीशन जो एफएओ का है, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का है, उसके मेंबर भी हैं। और इनके साथ मिलके हम बाकी देशों की जो इसका ब्रीडिंग और इसके मूवमेंट की जो टिड्डी की, वो हम जानकारी साझा करते हैं एफएओ के साथ में। और उस जानकारी के हिसाब से हम यहाँ पे अपने राज्यों को, अपने किसानों को इसका जो हमारा 15 दिन का एक बुलेटिन निकलता है, उसके जरिए हम जानकारी देते हैं, उनको अलर्ट करते हैं। इस साल क्या हुआ, हमने फरवरी से ही अलर्ट जारी की थी और राज्य सरकारों के साथ हमने संपर्क किया और उनको जानकारी दी। हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए और उनको इक्विप किया। उसके अलावा हमने अपनी जो टीमें बढ़ाई, हमने अपनी जो मारक क्षमता है उसको बढ़ाया। हमने पेस्टिसाइड की जो फॉर्मुलेशन हमने 15 की, उसमें काफ़ी जो पेस्टिसाइड है जो टिड्डी पे बहुत अच्छा काम करते हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ जो मरुस्थलीय क्षेत्र पे हैं और जो कृषि क्षेत्र के, दोनों को हमने उसके लिए किया। और उसके बाद जो हमारे सर्वेक्षण टीम है या कंट्रोल टीम है, राज्य सरकार के सहयोग से मिलके, किसानों के सहयोग से मिलके हमने चारों तरफ से उसकी तैयारियां शुरुआत से ही की थी। इस बार इसका सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जल्दी आने की वजह से, और इन दिनों जो राजस्थान के इलाके में इन दिनों फसलें नहीं होती और तेज आंधियां ये चल रही हैं, उसके आंधी के साथ में जैसा आपको पता है कि ये 150 किलोमीटर की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह जो है यात्रा कर सकती है खाने की तलाश में। और उसके साथ साथ आंधी भी में इसको सहारा मिलता है दूर तक जाने के लिए। कई बार जंगल में निवास करती है, रात को बैठ जाती है, सुबह जल्दी उठ जाती है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इसमें इसके जो वयस्क हैं, इनको इमेच्योर वयस्क बोलते हैं, हम इमेच्योर एडल्ट बोलते हैं, जो सिर्फ खाना खाते हैं, ब्रीडिंग नहीं कर सकते, वो तेजी से खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। इसीलिए इसका फैलाव तेजी से हुआ है। और बस उस समय रहते नियंत्रण के पूरे प्रयास के साथ में राज्य सरकार के सहयोग से और जो जिला प्रशासन है
उनसे हमारे मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने मंत्रणा की, समय समय पर उनको चौकस किया, उनको सतर्क किया, और हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए तकनीकी जो जानकारी साझा कर सकते थे समय रहते सबसे वो जानकारी साझा की, उनको बताया गया कौन से कीटनाशी से किस समय कहाँ पे कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। उसका पूरे प्रयास विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। जी डॉक्टर सिंह, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकती हैं और पहुंचा भी रही हैं। आपने कहा कि ये अपरिपक्व वयस्क इन्हें बोला जाता है, क्या हम ये माने या कहां तक हम इनके प्रजनन की दर को भी रोक पा सकते हैं? क्योंकि आपने कहा ये अपरिपक्व होती हैं, लेकिन चूंकि ये जल्दी आ गई हैं, ऐसे में नुकसान तो हो रहा है, लेकिन कहां तक हम इनके प्रजनन को भी रोक सकते हैं? और किसानों को भी क्या कुछ एहतियात बरतने की या क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं? क्योंकि किसान इस वक्त बहुत दुविधा में है, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कीटनाशक का छिड़काव ही एक जरिया है कि वो खड़ी फसलों को बचा सके। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ये अपरिपक्व वयस्क से वयस्क बनने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है, और इसके बाद ये जब एडल्ट बन जाती हैं फिर ये अपने प्रजनन का कार्य करती हैं। लेकिन प्रजनन के लिए इनको जो मरुस्थलीय जमीन का सहारा लेना होता है, और इसका जो प्रजनन है वो बारिश के मौसम के साथ में इसका जो है उससे उस पर निर्भर करता है कि जब बारिश होती है और वहाँ पे जो वनस्पति, जो जंगली वनस्पति हैं या उनमें उस इलाके में जो पेड़ पौधे हैं जिससे जब अंडे से बच्चे जो निकलते हैं उनके खाने के लिए जो जरूरत होती है वो उस पर निर्भर करता है, अन्यथा ये मर जाते हैं। ये मरुस्थल के अलावा दूसरी जो जमीनें हैं क्योंकि वो अंडा देने के लिए इनके लिए उपयुक्त नहीं है, और ये गहराई में करीब 10 सेंटीमीटर तक अंडा दे सकती है, और उसमें वो अपने जो ओविपोस्टर हैं जो उसमें अंडे नहीं दे सकती भारी जमीन में, इसलिए इनको मरुस्थल की तरफ लौटना होता है अंडे देने के लिए प्रजनन के बाद। और प्रजनन के समय इनका जो खाने की रफ्तार है वो भी कम हो जाती है। इसके लिए हम किसान भाइयों को मेरी यही सलाह है कि अगर ये पेड़ों के ऊपर जाके बैठती हैं तब तो हमारा विभाग और जो कृषि विभाग है या जिला प्रशासन है वो अपने तरीके से इसका नियंत्रण करता है। हमारे पास पूरी टीमें इसमें लगी हुई हैं, लगभग 47 टीमें केंद्र सरकार की तरफ से, और सैकड़ों की तादाद में जो ट्रैक्टर्स हैं प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, फायर फाइटर्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मरुस्थलीय क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से हम लोग बिल्कुल दिन रात इसके नियंत्रण में लगे हुए हैं। अभी राजस्थान में करीब 22 जिलों में 276 जगह इसका जो है नियंत्रण किया गया है। मध्य प्रदेश में 18 जिलों में लगभग 34 जगह, और पंजाब में 1 जिले में लगभग 20 जगह, और 1 जगह यूपी में, और गुजरात में करीब 2 जिलों में 5 जगह इसका नियंत्रण, और 50,000 हेक्टेयर में इस साल हो चुका है जी। और ये प्रयास लगातार जारी है, जिससे हमारी यही इसमें किसानों को सलाह है कि अगर फसल के आसपास वो बैठने की कोशिश करें तो इसमें ढवनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो वहाँ से फसल से उसको उड़ा सकें, और ये जब पेड़ों पे या दूसरी जगह बैठ जाती है तो हमारे लोग इसको नियंत्रण करते हैं। उन कीटनाशियों का दुष्प्रभाव, क्योंकि कुछ कीटनाशियों का हो सकता है जो फसल के लिए, वो कीटनाशी तो डाले जा सकते हैं फसल पे, लेकिन जो फसल के लिए कीटनाशी संस्कृति उनकी नहीं है उनको फसल पे नहीं डाल सकते। जी डॉक्टर सिंह, एक बड़ी बात ये भी है कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इनका प्रकोप हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से इनका कहर से कितने राज्य जूझ रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले राज्यों में महीनों में, खासकर जून में हम देख रहे हैं कि बुआई की जाएगी। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में भी जून के अंत तक बुआई की जाती है, गुजरात में भी बुआई होती है जून में। तो अगर इनका कहर इसी तरीके से बरकरार रहा तो इस बुआई पर कितना असर पड़ेगा, और अगर हम इसे मानसून तक नहीं रोक सके तो आगे खरीफ की फसल पर भी क्या असर दिख सकता है? उसके लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरी तरह तैयारियां कर चुकी है, और कुछ जो तैयारियां हैं वो भी कोविड-19 की वजह से कुछ जो सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स वगैरह का था वो भी चीज़ें अब एक्सपेडाइट हुई हैं, और जून के महीने में और संसाधन की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि ये अभी इमेच्योर एडल्ट्स, अभी आप देखिए कि इसका जो आक्रमण है जिन क्षेत्रों में ये हो रहा है, अभी वहाँ पे फसल नहीं है, तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि बिना फसल अभी किसानों को उस तरह का इतना नुकसान की संभावना नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हमें आने वाले समय में जो खरीफ की फसल का जो समय है उससे पहले हमें इसको पूरी तरह से काबू में करना है, और हम इसको काबू में करने के लिए पूरी सतत प्रयास में लगे हुए हैं। उसमें एरियल स्प्रेइंग का ऑप्शन हो,
या उसमें ड्रोन का हो, भारत सरकार की तरफ से उसके सारे प्रयास जारी हैं। जितने उससे संबंधित विभागों से जो कार्रवाई या जो संस्तुति की आवश्यकता होती है, वो सारे प्रयास पूरे कर लिए गए हैं और इन संसाधनों को जुटाने में सरकार लगी हुई है और इनको समय रहते हम सारी संसाधन बढ़ा करके और इस कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से किया जाएगा। इसका जी हम किसानों को विश्वास दिलाएं। जी, तो यानी कि जैसा कि डॉक्टर जेपी सिंह बता रहे हैं, जॉइंट डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन, की किस तरीके से विभिन्न सोर्सेस के आधार पर सरकार अपनी तरफ से तमाम कदम उठा रही है और इन कदमों के जरिए किसानों को भी सहायता दी जा रही है, किसानों को सुझाव दिया जा रहा है, उन्हें हिदायत दी जा रही है कि उन्हें क्या कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि इस वक्त हम जानते हैं रबी की फसल कट चुकी है तो इतना नुकसान किसानों का नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये पेड़ों को भी तबाह कर देती हैं, जिस तरीके से ये खड़े पेड़ पौधों को सबको तबाह करती हैं, उसको देखते हुए इन पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। और चूंकि हर बार भारत सरकार अभी भी पिछले साल मई से शुरू होकर फरवरी तक आते आते काफी नियंत्रण कर लिया था, लेकिन फिर एक बार हमको ये समस्या सामने देखने को मिल पा रही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एस.एन. सुशील भी जुड़ गए हैं। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, लखनऊ से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुशील, बड़ी बात ये कि जैसा हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये हर साल आती हैं, लेकिन इस साल कुछ विशिष्ट कारण रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कि एक महीना पहले आ गई हैं। लेकिन ये भी समझना चाहते हैं हम आपसे कि क्या कारण है कि हर साल ही हमें ये समस्या देखने को आती है, वो भी तब जबकि भारत इन विभिन्न देशों, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इन देशों के साथ मिलकर बैठ के भी करते हैं, तमाम कदम उठाने की बात भी की जाती है जिसमें अफ्रीका भी शामिल होता है। इन सब कोशिशों के बावजूद हम क्यों नहीं साल दर साल इस समस्या को नियंत्रित कर पाने में सफल हो रहे हैं? माफ़ी चाहते हैं डॉक्टर सुशील, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये एक ज़रूर सवाल अहम हो जाता है क्योंकि अभी 11 मार्च को ही भारत सरकार की ओर से भी एक वर्चुअल उच्च स्तरीय मीटिंग की गई थी जिसमें इन देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे, जिसमें एक बार फिर इसी बात पर चर्चा की गई थी कि ये जो टिड्डी दल का हमला होता है इसे किस तरीके से रोका जा सकता है। हालांकि भारत सरकार हर बार कीटनाशकों के जरिए इनको नियंत्रित करने की कोशिश लगातार करती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके नुकसान ये हमारी फसलों को इस बार दे रहे हैं वो वाकई चिंता करने वाली समस्या के तौर पर हमारे सामने इस वक्त उपस्थित है। लेकिन तमाम जो कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं उसमें विभिन्न पक्षों के द्वारा ये बात भी सामने रखी जा रही है कि लगभग 50% तक इन टिड्डी दलों को मारने में हम सफल रहे हैं। हालांकि अभी आगे ये समस्या हमारे सामने मुंह बाय खड़ी है जिस पर नियंत्रण करना जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर सुशील एक बार फिर जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुशील, वही सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इन तमाम देशों, क्योंकि अफ्रीका से शुरू होकर ये ईरान, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से होते हुए ये भारत तक पहुंचती है और ये कहा जाता है कि अगर अफ्रीका में, अगर सूडान, यमन, इन देशों में अगर इसको नियंत्रित नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ बसंतकालीन प्रजनन यानी स्प्रिंग के मौसम में जो प्रजनन होता है वो इन देशों में होता है, अगर यहाँ पे नियंत्रित नहीं किया जाता तो ये देखा जाता है कि इनकी जनसंख्या 200 गुना तक बढ़ जाती है, जिसको बाद में जब ये भारत तक पहुंचता है तो नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या कारण है कि हम इनको नियंत्रित करने के लिए क्या हम ठोस कदम नहीं उठा पा रहे, या फिर ये आपको लगता है कि प्राकृतिक रूप से ये संभव नहीं है? नहीं, बिल्कुल संभव है। अगर जिस तरह से हमारे देश में भी हमारी बाउंड्रीज के अंदर भी ब्रीडिंग हुआ इस साल, फिर भी हमारे लोगों ने कंट्रोल किया। जो हमारे लोकल वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरी तरह से सजग रहता है और हमारी राज्य सरकारें भी सजग रहती हैं और ये सब मिल करके एक साथ टीम में काम करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जो हमारा बाउंड्री के उस पार जो हमारा दूसरा पड़ोसी देश है वो कितना इफेक्टिवली मैनेज करता है पेस्ट को। और चूंकि लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 में भी स्प्रिंग सीजन में जो बारिश हुई थी अच्छी हुई थी, समर वाली बारिश भी अच्छी हुई थी और विंटर रेंज भी अच्छी आई थी, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस जो लास्ट ईयर करीब 1500 स्टॉर्म्स हमारे कंट्री में इंटर कर गए थे उस साइड से, और उसको हम लोगों ने शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया में ही इसको कंट्रोल कर लिया। परंतु लास्ट ईयर भी सारी वार्निंग जारी हुई, साउथ वेस्ट एशियन कमीशन का हम लोग मेंबर भी हैं और साथ में हम लोग DLCC के भी हम लोग मेंबर हैं, इंडिया पार्टनर हैं, और इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी है कि और कंट्री भी पूरी तरह से सहायता करे इसमें। परंतु पाकिस्तान और ईरान साइड से कहीं न कहीं कंट्रोल में कहीं न कहीं कमी रह जाती है, जिसकी वजह से
वहाँ के जो स्वार्म है हमारे देश में इंटर कर जा रहे हैं। और हमारे देश के अंदर अगर आप देखें, लास्ट ईयर जो बाउंड्री के ऊपर भी जो भी विंटर के टाइम की बात है, जब हमारे हॉपर्स बने थे, छोटी अवस्था में थे, उस टाइम पर हमारी टीम ने वहां भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। परंतु ये जो बाहर से आ रहे हैं, इस बार लगभग 23 जो पहला स्वार्म आया था 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल के बाद से लगातार स्वार्म 23 स्वार्म आ चुके हैं अभी तक। और ये टीम जो हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो टीम है, एक साथ ज्वाइंटली काम कर रही है, इन्होंने काफी हद तक उसको रोका है। रोकने के बावजूद भी कुछ स्वार्म आगे तक मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट में या राजस्थान से थोड़ा आगे तक, थोड़ा कहीं कहीं रिपोर्ट आ रही है थोड़े बहुत आगे तक भी चले गए। तो ऐसे में जी, तो डॉक्टर सुशील, ऐसे में इस वक्त जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, नियंत्रण के तमाम दल बनाए गए हैं, ड्रोन तक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कीटनाशकों के छिड़काव में, जिस रफ्तार से हम इनके खिलाफ कदम उठा रहे हैं कि हम इनको मार सके, उसको देखते हुए आप आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में क्या तस्वीर देखते हैं? मेरे हिसाब से तो हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें जो करीब 3-4 किलोमीटर वाला स्वार्म जो पिछले हफ्ते की बात है, जो अंदर इससे और बढ़ गया था आगे की ओर, धीरे धीरे जैसे स्वार्म आगे बढ़ता वीक पड़ता जाता है। क्योंकि हर स्टेप पे हर दिन जब भी वो रुकता है कुछ न कुछ कंट्रोल मेजर्स होते हैं। हमारे किसान भाई भी करते हैं, हमारे राज्य सरकार के भी कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, सभी लोग लगे हुए हैं। कहीं न कहीं हर स्टेप पे कंट्रोल होता है और वो थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वीक पड़ते जा रहे हैं, कमजोर पड़ते जाते हैं। और ये जो लास्ट में अगर आपने देखा हो, कुछ नागपुर से रिपोर्ट आ रही थी, कुछ ऑर्चर्ड्स में, कुछ सिट्रस के ऑर्चर्ड्स में दिख रहे थे, तो उनकी संख्या बहुत नगण्य के बराबर है। वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग स्टेज में नहीं है, बहुत कम संख्या में है। तो इससे मैं समझता हूँ कि ये कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अभी जो एफएओ ने जो वार्निंग जारी की है वो है कि अभी जो ब्रीडिंग चल रही है, इस समय चल रही है आपके सोमालिया और उसके बगल में केनिया और इथियोपिया, इन सब देशों में जो, और इवन यमन में, तो ये वाली जो ब्रीडिंग चल रही बहुत तेजी से, ये ब्रीड जो करेंगे ये जून के महीने में और जुलाई के महीने में हिट कर सकते हैं इंडिया में। वो रेड सी को भी क्रॉस करके इस पार आ सकते हैं और डायरेक्टली भी हिट कर देते हैं, कई बार समुद्र के रास्ते से सीधा आ जाते हैं, और बाकी लैंड बाउंड्रीज से ये मिडिल ईस्ट से होते हुए भी ये इंटर करेंगे। तो अभी हमें चिंता का बात, अभी इससे ज्यादा आगे की भी हमें ध्यान रखना होगा। और ये अच्छी बात है गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है कि ये जो हमारे ड्रोन्स हैं या एरियल एप्लीकेशंस का जो कदम उठाया, एक अच्छा कदम है। इससे हम लोग तेजी से इस पे नियंत्रण पा सकते हैं। जी, तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर सुशील के जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे हम इन पर काबू पा सकें, ताकि हमारे किसानों को भी राहत हो। और आने वाले दिनों में, क्योंकि मानसून भी आ रहा है और चूंकि आपने कहा कि उस समय भी ये आ सकते हैं, और अमूमन हर साल ही ऐसा होता है कि जून जुलाई के महीने में ही भारत में दस्तक देते हैं, तो ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि हम इनको नियंत्रित कर सकें, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर SN सुशील और डॉक्टर JP सिंह हमारे साथ न्यूज़ नाइट में जुड़ने के लिए। और न्यूज़ नाइट में